भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है मान्यवर। 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में हैं, निराशा में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा। सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में यह सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर एक्सपर्ट्स भी, आजकल डिफेंस एक्सपर्ट भी बड़े कम बात करते हैं और नेता तो भूल ही चुके हैं। लेकिन दाद देनी होगी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की, जिन्होंने अग्निवीर के मुद्दे को संसद में उठाया और बहुत प्रमुखता से उठाया। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं सर को, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार मान चुकी है कि अग्निवीर स्कीम में, अग्निपथ स्कीम में सब कुछ ठीक है। हम उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता सदन में जब भी सदन चले, संसद चले, जब भी कोई भी सत्र होता, तब उस अग्निवीर मुद्दे पर एक बार बात हो, क्योंकि ये देश के फ्यूचर के साथ, देश की युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ है। लेकिन शायद कोई बात नहीं करता। लेकिन सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया, बड़ी प्रमुखता से उठाया और किसी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने अग्निवीर पर बात की। उन्होंने जो सेना का बड़ी सिस्टम या कहें सेवादारी प्रथा है, बड़ी सिस्टम अलग है, सेवादारी प्रथा पर संजय सिंह ने बात की। किसी के पास जवाब नहीं था कि क्यों इंडियन आर्मी के अंदर सेवादारी है, क्यों अफसर जो हैं अपने घर का काम जवानों से कराते हैं। जवान हाथ में बंदूक लेकर देश की सरहदों पर खड़ा होने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए भर्ती होता है, ना कि किसी के घर में काम करने के लिए। सीधे तौर पे पहली बार ऐसा हुआ कि इस प्रकार से यह मुद्दा उठा। लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ेगा? आई होप पड़ेगा। दुनिया तक ये बात पहुंची है, भारत में लोगों तक ये बात जरूर पहुंची है कि ऐसा भी होता है। दूसरा अग्निवीर का मुद्दा, उस पर बातचीत बहुत जरूरी है। इस मुद्दे को वक्त पे उठाने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा तूफान जो है वो आने वाला है। मैं अभी भी मानता हूं कि 2026 में जो बैच आएगा, मोदी सरकार उसे एडजस्ट कर लेगी। 2027 में जो बैच आएगा वो आधा ही एडजस्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो बैच आएंगे ना, वो परेशानियां खड़ी करेंगे। क्या कुछ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, सुनिए जरा और फिर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। अवसर दिया मान्यवर। भारतीय सेना देश का गौरव है। भारतीय सेना में भर्ती होना एक नौजवान का सपना होता है मान्यवर। 2019 से लेकर 22 तक थल सेना के लिए देश के नौजवानों ने शारीरिक परीक्षण दिया मान्यवर, चिकित्सीय परीक्षण दिया और वो परीक्षाएं पास की उन्होंने। 1,23,000 की संख्या उन नौजवानों की थी मान्यवर। और इसी तरीके से वायुसेना के लिए लगभग 7,000 नौजवानों ने परीक्षा पास की। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि आज वो नौजवान अवसाद में हैं, निराशा में हैं, पीड़ा में हैं, दुख में हैं कि उनको आज तक सेना में भर्ती का अंतिम जो भर्ती के लिए उनको चिट्ठी मिलनी चाहिए, उस चिट्ठी की प्रतीक्षा कर रहे हैं मान्यवर। भारतीय सेना में हरियाणा का नौजवान
राजस्थान का नौजवान, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, देश के अलग अलग हिस्सों का नौजवान बड़े हिम्मत के साथ, बिहार का नौजवान भर्ती होता है, ये सपना देखता है, उसकी मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, सुबह दौड़ लगाता है, वो इस सपने के साथ भर्ती होता है कि अगर -50 डिग्री टेंपरेचर में सियाचिन में भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। +50 डिग्री टेंपरेचर में जैसलमेर में खड़े होकर अगर भारत माता की रक्षा करने की जरूरत पड़ी तो अपने प्राणों की आहुति देंगे। लेकिन आपने अग्निवीर जैसी योजना लाकर भारतीय सेना के साथ और भारत माता के साथ विश्वासघात करने का काम किया। मान्यवर, एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक हरेंद्र यादव नाम का सेना का नौजवान, सेना का जवान पिछले दिनों जौनपुर में मिला। मान्यवर, वो हरेंद्र यादव अपनी पीड़ा, अपनी दुख को मेरे सामने वो रख रहा था। उसने विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने और सत्ता पक्ष के सामने भी गिड़गिड़ाया, रोया। उसकी एक ही विनती थी कि सेना का जवान बना है हाथ में बंदूक लेने के लिए, सेना का जवान बना है भारत की रक्षा करने के लिए, लेकिन उस जवान से अधिकारियों के ट्रे उठवाए जाते हैं, सेवादारी करवाई जाती है। सेना में ये सेवादारी की प्रथा बंद होनी चाहिए। हमारे जवानों का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। हमारा जवान देश की रक्षा के लिए है, भारत माता की रक्षा के लिए है, किसी अधिकारी का ट्रे उठाने के लिए नहीं है, हाथ में बंदूक उठाने के लिए है, दुश्मनों से लड़ने के लिए है। ये मैं हरेंद्र यादव की पीड़ा भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि जिस भर्ती पर आपने रोक लगाई है सारी परीक्षा पूर्ण करने के बावजूद, उनको ज्वाइनिंग का लेटर दीजिए। उन नौजवानों को कम से कम जिनकी सारी परीक्षाएं आपने पूरी कर ली है, उन नौजवानों की भर्ती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक इंडियन आर्मी के जवानों को एमएसपी मिलता है। एमएसपी की बात करें तो मिलिट्री सर्विस पे, जिसमें जवान जेसीओ को 5,500, एमएनएस को लगभग 10,000 के आसपास और अफसर साहिबान को 15,000 के आसपास। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं, जो जानकारियां आ रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में जवान का एमएसपी बढ़कर 12,000 हो जाएगा, जेसीओ का एमएसपी बढ़कर 18,000 हो जाएगा और अफसर साहिबान का एमएसपी जो है 30,000 हो जाएगा। लेकिन अब जो सवाल है जिसके ऊपर बातचीत बहुत जरूरी है कि इंडियन आर्मी के अफसर ही असम राइफल में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में या फिर जम्मू कश्मीर में, जहां पर भी असम राइफल है, वहां पर जो साहिबान, अफसर साहिबान जाएंगे उन्हें एमएसपी मिलेगा। लेकिन जिन ट्रुप्स के ऊपर वो कमांड करेंगे उन ट्रुप्स को एमएसपी नहीं है, यानी कि असम राइफल के जवानों को एमएसपी नहीं है, उन्हें एमएसपी नहीं मिलता है। और इसी मुद्दे पर बातचीत बहुत जरूरी है। ये मुद्दा उठना चाहिए, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए और कई मंचों पर ये बात होनी चाहिए कि कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब जो कमांडर है उसे मिलिट्री सर्विस पे मिल रही है लेकिन जो ट्रुप्स हैं उसे एमएसपी नहीं मिल रही है। एक ही काम है, किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि ट्रुप्स का मोरल कैसा है। अगर ट्रुप्स का जोश हाई है तो नेचुरली वो ऑपरेशन सक्सेस होगा ही होगा। और इस मामले में हमारे असम राइफल भाई कभी पीछे नहीं रहे और कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल एमएसपी पर आ जाता है कि जो कमांडर है, जो मेजर साहब हैं या कैप्टन साहब उस ट्रुप को लीड करें किसी ऑपरेशन में, उसे उन हालातों में काम करने के लिए 30,000 रुपया या आज के हालात में 15,000 रुपया मिलेगा, लेकिन जो ट्रुप्स हैं उसे उन हालातों में काम करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो फिर भेदभाव हुआ, बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ। और 8वें वेतन आयोग में क्या इस भेदभाव को दूर किया जाएगा क्या? क्योंकि देखिए, जो काम इंडियन आर्मी करती है वही काम असम राइफल करती है। मैं दूसरी सीएपीएफ को नहीं जोड़ता हूं, लेकिन असम राइफल और इंडियन आर्मी का काम एक जैसा है, आप इस चीज को नहीं नकार सकते। और मैंने तो काम किया उनके साथ, मैंने नौकरी किया, तो मुझे पता है कि जो काम हम करते हैं वही काम वो लोग करते हैं। तो यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि 3रे वेतन आयोग तक असम राइफल के जवानों को वो सब फैसिलिटी मिलती थी जो इंडियन आर्मी के जवानों को मिलती थी। लेकिन उसके बाद जो है
धीरे धीरे फैसिलिटीज कम हुई। तो क्या जो गलतियां पहले हुई हैं मोदी सरकार उन गलतियों को सुधार रही है? क्या इस गलती को भी सुधारा जाएगा? क्योंकि जो जवान इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहा है, जो जवान इस वक्त जम्मू कश्मीर में लड़ रहा है असम राइफल का, वो भी तो देखता है यार कि आरआर बटालियन में जो जवान इंडियन आर्मी से आया है, मेरे बराबर ही ड्यूटी कर रहा है, या नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो मेरे से 5,000, 8,000, 10,000 सैलरी ज्यादा ले रहा है, सर्विस हमारी बराबर है। तो एमएसपी को लेकर क्या कोई फैसला हो सकता है? और क्यों एमएसपी असम राइफल के जवानों को नहीं मिलती, और क्यों असम राइफल के अधिकारी इस मुद्दे को नहीं उठाते? क्योंकि यह मुद्दा उठाने लायक है, इस मुद्दे पर खुलकर बात करने की जरूरत है। सर जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू साहब, समय आपने दिया। दरअसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, एमएसपी को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं कि एमएसपी जो है जवानों की इस बार 18,000 के आसपास हो जाएगी, कोई कह रहा है कि 12,000 हो जाएगी, कुछ खबरें हैं 18,000 हो जाएगी। लेकिन असम राइफल के जवान, उनका पॉइंट था कि सहगल सर से थोड़ी बात करिए, हम एमओडी एमएचए के बीच फंसे हैं और इसके कारण हमारे जो अधिकारी हैं, जो साहब लोग हमारे पास आते हैं कमान करने के लिए, कंपनी कमांडर या यूनिट कमांडर, बटालियन कमांडर, उन्हें एमएसपी मिल जाती है, लेकिन हमें जो है हमें एमएसपी नहीं मिलती है। कैसे इस ड्यूल कंट्रोल को देखते हैं सर? क्योंकि अगर एक अफसर किसी ऑपरेशन में जा रहा है, ट्रुप को लीड कर रहा है, तो वो जो ट्रुप है उसे वो एमएसपी नहीं है, लेकिन उस अफसर को वो एमएसपी है। इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या आने वाले वक्त में उम्मीद करें कि असम राइफल के जवानों को भी सेना मेडल के बाद एमएसपी मिले? सर देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो ट्रुप्स है वो उसी माफी का उनके ऊपर रिस्क है, उसी माफी का डेंजर है, उसी माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। जो अफसर जो लीड कर रहे हैं उनको हर प्रकार की वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो अफसर को मिल रही है। अगर इस माफी की क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं तो जल्द से जल्द इनको पूरा करना चाहिए, बिकॉज मोरल एंड मोटिवेशन के लिए बहुत ही लाजमी है। अगर आपको याद होगा कि सेना मेडल का जब एक असम राइफल के जवान को सेना मेडल मिला तो उसको जो है उस माफी के पक्ष जो आर्म फोर्सेस को मिलते हैं वो नहीं दिए गए, और पंजाब में हरियाणा हाई कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये गलत है। उसके हर प्रकार से वही पक्ष मिलने चाहिए, वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो आर्मी को मिलना चाहिए, आर्मी के जवान को मिलती है, क्योंकि वास्तव में उसने देश के लिए, अपनी जान के लिए भी हथेली पे रखी। उसने उसी माफी के रिस्क लिए, उसी माफी देश की सिक्योरिटी और देश की अखंडता को कायम कर रहा है। ऐसे में जब उसको सेना मेडल मिलता है तो उसको जो सेना मेडल में, चाहे वो पैरामिलिट्री वाला हो या ऑपरेशनल फोर्सेस का हो, उसको सेम पक्ष मिलने चाहिए। इसी माफी का अगर ऑफिसर को पक्ष मिल रहे हैं तो ये तो मेरे मुताबिक बड़ी जबरदस्त नाइंसाफी है कि उसके नीचे जो उसके कमांड है उसको ना मिले। अगर मैं ऑफिसर हूँगा तो मैं तो डिक्लाइन कर दूंगा कि अगर मेरे कमांड को आप नहीं दे रहे तो देयर इज नो क्वेश्चन, आई शुड गेट दैट। ऑफिसर ऑलवेज हैज टू लीड विद अ पर्सनल एग्जांपल फ्रॉम द फ्रंट, और ये बहुत ही लाजमी है कि ऑफिसर जो है बेंड करें बैकवर्ड्स टू इंश्योर कि उनके जवानों को उसी माफी की तमाम सहूलतें मिले जो अफसर को खुद मिल रही है। जी, उम्मीद है, और कोई उम्मीद भी करते हैं मोदी सरकार से कि चलिए 8वें वेतन आयोग में कुछ इस प्रकार का फैसला आए, क्योंकि असम राइफल के जवानों का ये कहना था जब मेरी उनसे बातचीत हुई कि 3rd पे कमीशन तक हमें वो सब कुछ मिलता था जो भारतीय सेना के जवानों को मिलता है, लेकिन 4th पे कमीशन में हमारे साथ जो है फिर खेल कर दिया गया। उसके बाद हम पिछड़ते चले गए कहीं ना कहीं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेजर जनरल पीके सहगल सर। दोनों मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। मेरे को लिंक भेज देना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए दिल से। सर बड़ी जानकारी आ रही है राफेल को लेकर कि 114 के आसपास राफेल भारत फिर से खरीद सकता है। जिस प्रकार से स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक, क्योंकि मैक्रो ने भी आना है फरवरी में, तो उस समय ये डील हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं, और कहां पर Su-57 या F-35 या F-16, 21, ना जाने अमेरिका क्या क्या बेच रहा था, वो कहां रेस में छूट गए?
सब राजेश, पहले तो अच्छी बात लग रहा है कि जब फ्रांस के साथ ये समझौता होगा जी तो 114 राफेल आएंगे। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है। जब मैक्रो आएंगे तो वो सिर्फ एक एमओयू होगा, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एमओयू साइन करने के बाद, कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने के बाद, मैं बताना चाहता हूं एमओयू क्या होता है। एमओयू की मतलब इतना ही है कि भाई, हाँ भाई, जैसे हम कहते हैं ना, शादी में रोका हो गया, बस। जी उसके बाद असल में पहला हवाई जहाज आने में 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में लगेगा कम से कम 2 साल। जी ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में तय करते हैं कि कितने जहाज आएंगे, कितने इंडिया में बनेंगे, इंडिया में जो बनेंगे उनके पुर्जे कहां से आएंगे। अब सरकार बोल रही है कि 18 जो हैं फ्रांस से आएंगे, तो शुरुआती दौर में फ्रांस को भी तो नए 18 बनाने हैं, बिल्कुल सर। तो वो भी बना के हमें देंगे। उसमें ही 1 साल 2 साल लग जाता है। दूसरी बात है कि उसके बाद सरकार बोल रही है कि इंडिया में बनेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स सब होते हैं कि इंडिया में कौन कौन सा पुर्जा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके देखो, ये कहना कि भाई हम 80%, सरकार बोल रही है कि 80% भाग जो है वो इंडिया में बनेगा। अब सरकार अगर ऐसे बोल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन राजेश, देखो, क्या उसका इंजन इंडिया में बनेगा? जाहिर बात है, नहीं। नहीं बिल्कुल सर। बहुत इंजन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंजन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आज भी देश में जो गाड़ियां असेंबल हो रही हैं विदेशी, ज्यादातर के इंजन विदेश से ही आते हैं। ओके हवाई जहाज के इंजन, ये सोचना कि हम रफाल इंडिया में बना लेंगे तो उसका इंजन इंडिया में बना लेंगे, ऐसा बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ओके हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। एक 8वीं के बच्चे को बोलो कि तुम बीए का सिलेबस पास कर लो, होता नहीं है ऐसे। जी दूसरी चीज है कि इंजन अगर बाहर से आते हैं तो भाई, चाहे कीमत बोल लो या वजह बोल लो, वजन बोल लो या इंपॉर्टेंस बोल लो, इंजन करीबन करीबन आधा जहाज होता है। बिल्कुल सर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारत सरकार किस तरह से दावा कर रही है कि 80% भारत में बनेगा। उसके बाद अगला सवाल आता है कि जब इंजन बन गया तो हवाई जहाज में समझो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक पंप होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं ये। जैसे वाटर पंप सारे दर्शक जानते हैं, जी कार जिनके पास है वो जानते हैं कि ऑयल पंप होता है कार में। जी तो इतना आसान नहीं है हाइड्रोलिक पंप भारत में बनाना, वो भी 114। एग्री। सिर्फ 114। लेकिन चलो आ जाए तो अच्छी बात है। जी लेकिन कितना, क्योंकि राफेल को लेकर बड़े सवाल उठे, ऑपरेशन सिंदूर में भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, उसमें चाइना और पाकिस्तान का, यूरोप का, खासकर अमेरिका जैसे देशों का बहुत अहम योगदान था। राफेल को कोशिश की गई कि एक डाउन दिखाया जाए, कि भाई नीचा दिखाया जाए। क्या उन चीजों से इस डील के बाद राफेल निकल सकता है, एक भरोसा फिर से राफेल पे लौट सकता है? कोई कमी नहीं है राफेल में, राफेल ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक प्रोपोगेंडा का शिकार राफेल हो गया था सर। राजेश, देखो, अमेरिका क्या चाहेगा कि भारत किसी दूसरे देश से फाइटर विमान ना खरीदे। अमेरिका बहुत जोर डाल रहा है आज तक कि हम अमेरिका से ही फाइटर विमान ले, कोई भी। अमेरिका तो हमें F-35 भी देने के लिए तैयार है। दूसरी बात है, रफाल बढ़िया जहाज है, सभी हथियार बढ़िया बढ़िया होते हैं,
तो राफेल में कोई खराबी नहीं है। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा काफी हुआ है, काफी हद तक सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा भी हुआ है। लेकिन देखो, मैं बताना चाहता हूं कि सभी सभी हवाई जहाज बढ़िया होते हैं। ओके। अब डिटेल में बताना चाहता हूं, तो जैसे सभी कारें बड़ी होती है। आप हीरो होंडा ले लो, आप मारुति ले लो, आप फॉर्च्यूनर ले लो, सभी कार बढ़िया होती है। डिपेंड करती है कि आप चला कैसे रहे हैं, उसकी देखभाल आप कैसे करें। बस एक आखिरी सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, SU-57 क्या रेस में छूट गया? भारत तक की सुखोई का इस्तेमाल कर रही थी, MiG-21, MiG-29 का इस्तेमाल हम कर रहे थे, सुखोई 30 का इस्तेमाल लंबे वक्त से हम कर रहे हैं। SU-57 को लेकर क्यों भारत, इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का मोह भंग हो गया है? पुतिन तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम आपके यही मिलकर बनाएंगे, आप तैयार तो होइए। राजेश, भारत सरकार अभी तक अमेरिका की सरकार की इस आशा को जिंदा रखना चाहती है कि हम F-35 उनसे ले लेंगे, क्योंकि ट्रेड डील साइन हो रही है। अभी जी। तक तो ट्रेड डील अमेरिका के साथ जो है, ये तो फाइनल बातचीत हुई है ना। अभी तक छपके कागज नहीं छपे। कागज छपने में ट्रेड डील के अमेरिका के साथ और 2 महीने 3 महीने लगेंगे। तो भारत सरकार हमेशा अमेरिका को आशावान रखना चाहती है कि F-15 नहीं तो F-18, F-18 नहीं तो F-21, जो कि MiG-21 का ही और F-22 का हाइब्रिड बच्चा होगा, जी। F-35। हम अमेरिका को F-35 के लिए अभी तक मना नहीं किया है। हमने सिर्फ F-35 के बारे में चुप्पी रखी हुई है, शांति रखी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बोल चुके हैं ले लो। तो सुखोई 57 वाला मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में है। वैसे मैं बता दूं, अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार को ना तो F-35 लेने के लिए कहा है, ओके। और अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने भारत सरकार को ना सुखोई 57 लेने के लिए कहा है। मोटा अंदाजा यह है कि अगर सुखोई 57 या F-35 पराठा है, तो एयरफोर्स पहले भारत सरकार को बोल रही है, हुजूर हमको पहले रोटियां तो दे दो। रोटियां ओके। बोला तो 114 रफाइल तो दे दो, उसके पराठे के बारे में बाद में बात करेंगे। कोई F-35 के बारे में सोचेंगे। पहले जरूरी है कि 4.5 जनरेशन का है, उसके बाद 5th जनरेशन के बारे में सोचा जाए। बस सर, जय हिंद। मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू साहब, समय आपने दिया। दरअसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू था, बहुत ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर इसकी हो रही है कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं सरीगो गौर, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि जस्ट लैंडेड इन चंडीगढ़, लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग द वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी। अब कई जो वेटरन्स हैं सर, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा भी मौका आएगा जब हमारे एम्बेसडर अमेरिकन की कमांड में जाएंगे और कहेंगे कि हम आगे देख रहे हैं कि उनकी इस कमांड को हम विजिट करेंगे, या कभी ऐसा मौका आएगा जब पेंटागन में हमारे एम्बेसडर होंगे और वो कहेंगे कि हम पेंटागन विजिट कर रहे हैं? ये रियायत अमेरिकन को क्यों दी जा रही है सर? एक कैंटोनमेंट में अमेरिकन पहुंच रहे हैं सर। देखो, जब से हिंदुस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिलेशन कायम हुए, खास करके इंडो पैसिफिक को निगाह में रखते हुए, तब से अनेकों बार हमारे एम्बेसडर जो है पेंटागन में गए हैं, उनके पैसिफिक कमांड में भी गए हैं। विनय क्वात्रा जो है, जो हमारे प्रीवियस एम्बेसडर थे, 2025 में गए थे। उससे पहले अरुण के सिंह जो थे, वो मनोज पारिकर के साथ में पेंटागन में भी गए थे और उनके पैसिफिक कमांड में भी गए थे। इसी माफिक हर कमांड में, उनके सेंट्रल कमांड वगैरह में हमारे ऑफिसर जाते रहते, हमारे एम्बेसडर जाते रहते, जिसका मकसद है कि दोनों देशों की इंटरऑपरेबिलिटी और बढ़ाना, खास करके एशिया पैसिफिक को निगाह में रखते हुए या इंडो पैसिफिक को निगाह में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर आज हमारे एम्बेसडर्स वगैरह और डिफेंस ऑफिसर्स जो हैं दूसरों के हेडक्वार्टर को विजिट करते हैं। उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि दोनों देशों के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इसमें और बढ़ोतरी की जाए, दोनों के साथ में इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में डिस्कशन की जाए, दोनों में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है, जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में बातचीत हो, जैसे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास है या एक्सरसाइज में मिलन है या अभी इंटरनेशनल फील्ड रिव्यू है। तो ऐसे में हमारे एम्बेसडर जो है अनेकों बारी, एक बारी नहीं अनेकों बारी जा चुके हैं पेंटागन में और उनके पैसिफिक कमांड वगैरह में भी।
दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। एंड खास करके जब से हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़े हैं पिछले कम से कम 7-8 साल से, उससे पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ 2015 में भी जब AK सिंह हमारे एम्बेसडर थे और मनोहर पारिकर जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तभी भी हमारे एम्बेसडर जो है उनके साथ उन्होंने कंपनी किया था मनोहर पारिकर को, पेंटागन में भी और पैसिफिक कमांड में भी। तो ऐसे ही कोई नई बात नहीं है। और सोशल मीडिया में को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि इससे ये जाहिर करता है कि हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है अमेरिका के साथ आगे से बहुत बेहतर है। और ख़ास करके इस समय जबकि चाइना जो है बड़ी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अख्तियार कर रहा है इंडो पैसिफिक में, खास करके साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, मेरे एक दो पॉइंट जो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उसके ऊपर भी थोड़ी सी अपना नजरिया डालें। एक माना जाता है कि ये जो दूतावास होते हैं फॉरेन के या भारत के भी किसी भी देश के, वो कहीं ना कहीं जैसे CIA का, अगर अमेरिका का, तो माना जाता है कि CIA कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद रहती है और दूतावास के रूप में या राजदूत के रूप में केवल CIA के एजेंट भी मौजूद होते हैं। उससे आप कैसे देखते हैं? और अगर चाइना का इतना है तो आप क्वाड की 2 साल से कोई ढंग से मीटिंग नहीं हो रही है, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्वाड पे चर्चा करिए, वहां पर कोई इतना फोकस नहीं है। और ये विजिट उस वक्त हो रही है जिस वक्त फील्ड मार्शल मुनीर जो है जर्मनी में मार्क रूबियो से मिल रहे हैं। तीनों चीजों को क्या कनेक्ट किया जा सकता है सर? देखो, हर देश के एम्बेसडर जो एम्बेसीज में जो है उनका वन ऑफ द रोल है अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना, दूसरा हमारी डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना, और तीसरा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है और दूसरे इंटेलिजेंस को गैदर करना। ऐसे इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारा देश भी इस माफी की कार्रवाई करता है और दूसरे देश भी इस माफी की कार्रवाई करते हैं। वो आपके बारे में हर प्रकार की मिलिट्री इंटेलिजेंस को अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने प्रेसिडेंट को या अपने पेंटागन को वगैरह को उसके बारे में बताते हैं। इसी माफिक हिंदुस्तान के एम्बेसीज में भी, दुनिया भर में जितनी भी एम्बेसीज है, हर एक एम्बेसी में भी इस माफी के ऑफिसर्स जो पोस्टेड होते हैं, जिनका काम होता है इन एडिशन टू क्या कहते हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाए, मिलिट्री रिलेशन बढ़ाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाए, साथ ही साथ एक दूसरे के बारे में इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं कि उनकी क्या सोच विचार है, खास करके वो इशू को लेके जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के साथ में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ में, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के साथ में, हिंदुस्तान के रिलेशन से चाइना, हिंदुस्तान के रिलेशन बांग्लादेश, हिंदुस्तान के जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कई नए प्रकार के वेपन सिस्टम बना रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, और वो अपने देश को उसके बारे में बताते हैं कि वास्तव में किस हद तक हिंदुस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। क्या ये सच है जो अखबारों में आ रहा है या सोशल मीडिया में आ रहा है, या क्या इसमें काफी समय लगेगा? लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल PK सहगल सर। दोनों मुद्दों पे आपने बात की। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। मेरे को लिंक भेज देना। थैंक यू सर। भारतीय सेना को जल्द ही नई पिनाका रेजिमेंट मिलने वाली है। यह पिनाका 120 किलोमीटर तक फायर कर सकेगी। पिनाका 3 यानी कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसकी खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। यह फैसला पश्चिम मोर्चे पर भारत की लंबी दूरी, स्टिक और बड़े पैमाने पर हमले की क्षमता को एक नया रूप देगा। यह सिस्टम कम लागत में ज्यादा असरदार हमला करने की ताकत रखता है, जिससे पारंपरिक गाइडेड मिसाइलों की तुलना में खर्च और नुकसान का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाता है। अगर पिनाका 3 की बात करें तो 120 किलोमीटर की रेंज बढ़ने से भारत अपनी सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मन के ज्यादा अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर्स, कमांड हब इस दायरे में आ जाते हैं। इसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अहम इलाके शामिल हैं। और सबसे अहम लॉन्ग रेंज गाइडेड इन रॉकेट्स जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है, इनको पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। इसके लिए किसी नए लॉन्चर की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 12 रॉकेट रखने वाला नया कैनिस्टर लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ सिस्टम को जल्दी सेना में शामिल किया जा सकेगा, बल्कि रखरखाव और संचालन की लागत भी काफी कम रहेगी।
इस हथियार की असली ताकत इसकी कम लागत है। एक गाइडेड पिनाका रॉकेट की कीमत उसे रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से काफी कम होती है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट छोड़े जाएं तो दुश्मन को उन्हें रोकने के लिए कहीं ज्यादा महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। भारतीय सेना को इस हथियार को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में पिनाका रॉकेट का मजबूत उत्पादन ढांचा मौजूद है। फिलहाल देश में करीब 5000 पिनाका रॉकेट प्रति माह बनाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक क्षमता 10,000 रॉकेट प्रति माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कितने रॉकेट अगर एक साथ पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे तो कितने छेद होंगे, शायद पाकिस्तानियों को गिनते गिनते पूरा एक साल लग जाएगा।